नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी और हमारे खास कार्यक्रम जवाब तो देना होगा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ जो कि एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है, यहां जल, जंगल और जमीन जैसे मुद्दे लंबे समय से राजनीतिक बहस का केंद्र रहे हैं। लेकिन अब राज्य में सियासत ने फिर पुराना मोड़ ले लिया है और वो है आदिवासियों को लेकर सियासत करने का, सियासी आदिवासी कार्ड खेलने का। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आदिवासियों को आपस में भिड़ा रही है, जबकि भाजपा का कहना है कि कांग्रेस को अपनी सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए उसे तकलीफ हो रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी बनाम आदिवासी की यह स्थिति क्यों बनी और कौन है वास्तव में आदिवासियों का सच्चा हितैषी। पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस अब छत्तीसगढ़ में फिर से पुराना आदिवासी कार्ड चमकाने की कोशिश में जुट गई है। मानो आने वाले समय में सत्ता की कुर्सी सिर्फ इसी एक पत्ते से हासिल हो जाएगी। इस बार पार्टी का निशाना सीधा नहीं लेकिन तीर बड़े सधे हुए हैं। बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ चल रही मुहिम पर कांग्रेस के नेताओं को बड़ी तकलीफ हो रही है। कहने को तो लड़ाई नक्सलियों से है, लेकिन कांग्रेस को इसमें भी सरकारी साजिश नजर आ रही है। इसी को अब कांग्रेस आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी ने आदिवासी को आदिवासी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने वाली पार्टी कौन सी है? भाजपा है। वो तो कांग्रेस फॉरेस्ट राइट एक्ट लेकर आ गई। अगर वो नहीं होता तो आज तो ये पूरा देश बेच चुके होते। तो हकीकत ये है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का शोषण करना जानते हैं और पैसा कमाना जानते हैं, उनको और कुछ नहीं आता। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुई आदिवासियों को लेकर सियासत। छत्तीसगढ़ पहुंचे कांग्रेस आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने खेला आदिवासी कार्ड। विक्रांत भूरिया बोले, बीजेपी आदिवासी को आदिवासी के खिलाफ कर रही खड़ा। बीजेपी ने लगाया आरोप, सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया आदिवासियों का शोषण। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी लगभग 32% के आसपास। बस्तर और सरगुजा संभाग में है सबसे अधिक आदिवासी। जब कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार करने लगे तो पलटवार होना तय माना जाता है और जवाब भी उतना ही तीखा आया। कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राज्य का मुख्यमंत्री खुद आदिवासी समाज से आता है ये कहा और साथ ही आगे कहा कि आदिवासियों का शोषण करने वाले कांग्रेस को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने केवल आदिवासियों के नाम पर शोषण करने का काम किया। आजादी से अभी तक ये कांग्रेस कभी चिंता नहीं की कि हमारे आदिवासी जनजाति समाज के लोग मुख्य धारा में आए। इन्होंने कभी नहीं चाहा कि बस्तर क्षेत्र का विकास हो। आज नक्सलवाद समाप्त हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर सियासत गर्म है। आरोप प्रत्यारोप की होड़ लगी है। एक तरफ कांग्रेस खुद को मसीहा बताने में तुली है तो दूसरी तरफ बीजेपी खुद को असली हितैषी साबित करने में जुटी हुई है। लेकिन असल सवाल अब भी हवा में टंगा है कि आदिवासी का हमदर्द कौन? रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इस रिपोर्ट के जरिए ही हमने आज का मुद्दा आपको बताया है। हमारे साथ इस वक्त 3 खास मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। उमेश घोरमोड़ी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सुरेंद्र वर्मा जी आपसे करते हैं। विक्रांत भूरिया जी कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन जब श्याम बिहारी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि साहब मुखिया ही प्रदेश के आदिवासी हैं, कांग्रेस सिर्फ सियासी माइलेज लेना चाहती है। मतलब लब्बो लबाब यही था उनकी बात का कहीं ना कहीं। अनिल जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक पाखंड है। सवाल मुख्यमंत्री से और आदिवासी समाज के हित को लेकर होता है तो जवाब श्याम बिहारी जायसवाल जी देते हैं। जिस तरह से
2014 के बाद से इस देश में आदिवासी विरोधी षड्यंत्र रचे गए। जिस प्रकार से वन अधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी विरोधी संशोधन लादे गए, कमर्शियल माइनिंग इस देश में शुरू की गई केवल आदिवासी क्षेत्रों के संसाधनों को लूटने के लिए। जिस प्रकार से नोगो एरिया जो अति महत्वपूर्ण जैव विविधता संपन्न क्षेत्र होते हैं उसमें कमर्शियल माइनिंग करने के लिए जो नोगो एरिया को संकुचित किया गया, कोल बेरिंग एक्ट में संशोधन करके पेशा कानून जो संविधान का भाग होता है उसके खिलाफ विवेक जी ये सरकार ने ये फैसला लादा कि जहां कोल खनन का एरिया है वहां पर 5वीं अनुसूची के कानून लागू नहीं होंगे, वहां पर ग्राम सभा की एनओसी जरूरत नहीं होगी। जिस प्रकार से लगातार यहां बिना पर्यावरण मंजूरी के पहले रायगढ़ में कटाई शुरू हुई, उसके बाद बीजापुर जिले में कोरंडम खदान के लिए जी। तो लगातार ऐसे आदिवासी विरोधी षड्यंत्र जो है यह सरकार कर रही है और उसको छुपाने के लिए एक मुखिया बना दिया जाता है उस समुदाय का, ताकि ये दिखावा कर सके कि हम आदिवासी हितों के संरक्षक हैं। इनकी कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से पहले रमन राज में नरसंहार होते थे आदिवासियों की, आज एक बार फिर से वो दौर शुरू हो गया है। जंगल साफ करके आदिवासियों को बेदखल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है और इस पूरे प्रकरण में जो पेशा कानून है उसको ताक पर रखकर ग्राम सभा को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 17 महीने की सरकार में बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा ये 3 जिलों का आंकड़ा बता रहा हूं विवेक जी, 40,000 से ज्यादा युवक युवती जो है पलायन करने मजबूर हुए हैं। जिस प्रकार से एनएमडीसी का 90% काम जो है छत्तीसगढ़ में होता है, लेकिन हमारी सरकार ने ये नियम लगाया था कि एनएमडीसी की भर्ती परीक्षा से लेकर प्रक्रिया तक दंतेवाड़ा और जगदलपुर में संपन्न किया जाए। इस सरकार ने दुर्भावनापूर्वक अभी जो वैकेंसी निकाली है जो किरंदुल, बचेली और बैलाडीला के लिए है एनएमडीसी का, वो हैदराबाद से करवा रहे हैं। तो सीधे तौर पर आदिवासी हितों की उपेक्षा और एक सीधा मैसेज है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि कारपोरेट की लूट का जो विरोध करेगा उस आदिवासी को या तो गोली मार दी जाएगी या जेल के भीतर बंद कर दिया जाएगा। पिछले 17 महीने के दौरान सैकड़ों युवक बस्तर के जो इस कारपोरेट लूट का विरोध किए वो जेल में डाल दिए गए। इस सरकार तक को पता नहीं है। ये बेहद गंभीर विषय है विवेक जी कि गृह राज्य सूची का विषय है, लेकिन एनआईए किसके खिलाफ कार्रवाई की है? कई आदिवासी नेता और आदिवासी युवक युवतियां जेलों में बंद है जिनके घर के लोगों तक ये खबर नहीं है। और इस प्रकार से कुचलने का काम विरोध को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कई तरह के हमारी सरकार तो जी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं उमेश जी, सुरेंद्र वर्मा जी ने, और आदिवासी हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। देखिए, रटाया वही पुराना राग है जो कांग्रेस के नेता वर्षों से अलापते रहे हैं, लेकिन इनका चरित्र तब उजागर होता है जब ये स्वयं सरकार में आते हैं। 5 वर्षों तक इस प्रदेश के अंदर में इनकी सरकार रही। उन 5 वर्षों के अंदर में चाहे ग्राम सभा का विषय हो, 5वीं अनुसूची का विषय हो या आदिवासी के हितों का विषय हो, उसका कैसे कैसे और किस किस प्रकार से माखौल उड़ाने का काम कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्षों में किया। लेकिन वो एक अलग विषय है। फिर मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नहीं जाऊंगा। अभी हमारी सरकार है और सीधे तौर पर इस प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी किस वर्ग से आते हैं, वर्ग और तमाम विषयों पर मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन जिस प्रकार की राजनीति का पैटर्न कांग्रेस के संस्कार में रहा है, जिस प्रकार के पैटर्न में कांग्रेस राजनीति करने का प्रयास करती रही है, चाहे धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण का विषय हो या जाति के आधार पर ध्रुवीकरण का विषय हो, लेकिन बीते 17 महीनों में, ये 17 महीनों में वहां के नौजवानों का भी विषय बता रहे थे, बीते 17 महीने के अंदर में उसी बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्र के नौजवान छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अंदर में आते हैं, विधानसभा की कार्यवाही देखते हैं, राजधानी रायपुर देखते हैं, यहाँ मॉल का भ्रमण करते हैं, मंत्रालय से लेकर के तमाम जगहों पर जा करके वहां के युवा जो पहली बार आए थे, जो पहली बार राजधानी आए, जो पहली बार अपने गांव से सुदूर क्षेत्रों से निकले, वह भी दृश्य कांग्रेस के तमाम नेताओं ने देखा है, छत्तीसगढ़ के तमाम लोगों ने देखा है और उन गांव के लोगों ने भी देखा है। तो केवल कह देना, केवल आरोप लगा देना, ये कांग्रेस की नीति रही है। और जिस प्रकार से चाहे गोली मारने का विषय हो, तमाम तरह के विषय, बीते 17 महीनों के अंदर में जो एक दंश वर्षों से, दशकों से जो बस्तर
और पूरा छत्तीसगढ़ झेल रहा था नक्सलवाद का दंश, जब उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, चाहे एजेंसी के रूप में एनआईए भी जांच के तौर पे अगर कार्रवाई करे या फिर हमारे जो फोर्स के वीर जवान हैं जाकर के वहां पर लोहा लें, उस पर किस किस प्रकार के सवाल कांग्रेस के नेता उठाते रहे हैं। यहां तक के एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहे हैं, जवानों की शहादत पर सवाल उठाते रहे हैं। तो कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों पर अब जनता को भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि ऐसे अनेक उदाहरण रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ के तमाम नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान का जिक्र कर लूं या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी का बयान का जिक्र कर लूं, किस प्रकार से नक्सल एनकाउंटर को लेकर के उस पर सवाल उठाना, उस पर राजनीति करने का काम उन्होंने किया था। और रह गई बात आदिवासी भाइयों बहनों की, जो नियत नीला नार जैसी योजना चला करके उन सुदूर क्षेत्रों तक विकास को पहुंचाने का काम बीते 17 महीने में लगातार हो रहा है। तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का प्रयास, चाहे हम 20 लाख रुपए की जो स्वास्थ्य सुविधा आदिवासी सुदूर क्षेत्रों के अंदर में जो उपलब्ध कराने का प्रयास हो, या फिर मोबाइल मेडिकल की व्यवस्था हो, मोटरसाइकिल के माध्यम से एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, इन तमाम विषयों को बहुत गंभीरता से उन सुदूर क्षेत्रों तक जब हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के नेताओं के पेट में मरोड़ उठना लाजमी है। और बीते 17 महीनों में मुद्दा नहीं रह गया है इनके पास, तो ये मुद्दों की तलाश में इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, बयान देकर के मीडिया में बने रहने का प्रयास करते हैं। और मुझको लगता है कि ये उसी प्रकार का प्रयास है, लेकिन धरातल में स्थिति जनता देख रही है। उन सुदूर क्षेत्रों के अंदर में जो स्थितियां बनी है, आपकी इस बात पर सवाल करूंगा, नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं वर्मा जी, इन तमाम विषयों से। उससे पहले हम अनिल जी का रुख करते हैं। अनिल जी, सवाल यही है, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन सच्चा हितैषी कौन है फिर छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का? सच्चा हितैषी तो आदिवासियों को ही तय करने दीजिए। इस प्रदेश में 34% आबादी आदिवासियों की है और 146 राज्य में 146 विकास खंड है, जिसमें से 85 विकास खंड आदिवासियों के बहुसंख्यक है। तो और आदिवासी जो है अपने राजनीतिक फैसले बहुत सधे हुए करता है, हमेशा बदलाव लाता रहा है। 15 साल उसने भाजपा को मौका दिया, 15 साल यहाँ भाजपा की सरकार रही, आदिवासी उनके साथ गया। उसके बाद आदिवासी ने अपना मूड बदला और 5 साल कांग्रेस करने को मौका दिया। अब फिर से बीजेपी को उसने मौका दिया है काम करने का। तो आदिवासी ये देखता है कि हमारे हित में कौन खड़ा है, हमारे वर्ग की कौन सोचता है, हमारे विकास को डेवलपमेंट कौन सोचता है, ये आदिवासी तय करते हुए अपना राजनीतिक भविष्य तय करता है। और निश्चित तौर पर बीजेपी 2 चीजों में तो प्लस हो ही गई है। एक तो उसने आदिवासी राष्ट्रपति दे दिया देश को, पहली महिला राष्ट्रपति आदिवासी उसने बीजेपी ने दिया, और फिर राज्य का मुख्यमंत्री भी बना दिया। बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास भी 2 बार मौके थे राज्य का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आदिवासी। अजीत जोगी थे और फिर भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस चाहती तो आदिवासी मुख्यमंत्री दे सकती थी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए आदिवासी जो है ये जानता है कि हमें किन मुद्दों पर वोट करना है, डेवलपमेंट के मुद्दों पर चलना है, हमें हमारे हित की कौन सोचता है इसकी बात होनी है। ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी विधायकों का ही बाहुल्य रहा है, और आदिवासी एक्सप्रेस भी बड़ा चर्चा में रही, चाहे वो जोगी गवर्नमेंट रही हो, चाहे वो रमन सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस के समय रही हो। आदिवासी एक्सप्रेस विधायकों की चले और दोनों ही राजनीतिक दल के लोग वहां इकट्ठा होते रहे हैं। मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जब आदिवासी सम्मेलन होता है गैर राजनीतिक, तो दोनों ही राजनीतिक दल के लोग वहां इकट्ठे होते हैं और अपनी आदिवासी ताकत दिखाते हैं। तो दोनों राजनीतिक दल उनकी इस ताकत को समझते हैं और उसी हिसाब से जब सरकारें बनती है तो फैसले होते हैं। आज यदि विष्णुदेव साय सरकार आदिवासियों के हित के लिए काम कर रही है, चाहे वो मातृशक्ति वंदन योजना हो, चाहे फिर वो पीएम आवास हो, चाहे वो नक्सलवाद से मुक्ति का लक्ष्य की बात हो, वो कह रहे हैं कि हम 2016 मार्च तक 2026 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। और यदि ऐसा होगा तो बस्तर को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, वो शांति और विकास की नई डोर की ओर जा सकेगा। और आप देखें कि आदिवासी बच्चे आईआईटी पास हो रहे हैं, वो जेईई बन रहे हैं, वो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। अभी कुछ महीनों पहले ऐसे 100 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की परेड राष्ट्रपति भवन में कराई गई, जहां उनका परिचय हुआ और उन्होंने अपने डेवलपमेंट और शांति के विकास की बात कही। तो आदिवासी बदल रहा है और इसके पीछे निश्चित तौर पर सरकारों के कामकाज है, सरकारों के विकास के साथ चलने वाले फैसले हैं। और इसलिए मुझे लग रहा है कि आदिवासी बहुत सोच समझ करके फिर से आगामी फैसला करेगा, बहुत सोच समझ के फैसला करेगा। सुरेंद्र जी का रुख करते हैं। सुरेंद्र जी,
आपने बहुत एकाएक कई तरह के आरोप लगाए थे, मतलब आपकी पार्टी ने, पर उमेश जी ये कह रहे हैं कि कुछ उन्होंने पॉलिसीज गिनाई सरकार की और कहा कि ये पॉलिसीज इफेक्टिव हो गई है ट्राइबल इलाके में, यही वजह है कि कांग्रेस अपनी खींच निकाल रही है। मतलब इन शब्दों में ढाला है उन्होंने अपनी बात को। क्या पॉलिसीज का थोड़ा सा असर है क्या? विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भाजपा के नेताओं का चरित्र जो है शुतुरमुर्ग की तरह है। पिछला पावत सत्र है, आपको याद होगा, 63 ध्यानाकर्षण प्रश्न लगाए थे विपक्ष ने, एक भी प्रश्न का जवाब ये सरकार देने में सक्षम नहीं रही और उसी के चलते बहिर्गमन करना पड़ा। ये भी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ये किया वो किया। आदिवासियों को पिछले सरकार ने 7.5 लाख वनाधिकार पट्टा दिए, एकल पट्टा, और लगभग 1 लाख सामुदायिक पट्टा दिए थे। इस सरकार ने पिछले 1.5 साल में एक भी नया पट्टा जारी करने की तो बात छोड़ दीजिए, जो सामुदायिक पट्टा आदिवासी समाज को मिला था वो तक छीनने का काम ये सरकार की है। हमारे समय में तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना, जिसको मोदी सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से केंद्रांश देना बंद कर दिया था, शहीद महेंद्र कर्मा के नाम पे यहाँ पे हमने शुरू किया था प्रदेश सरकार के द्वारा। ये सरकार ने आते ही उसको दुर्भावनापूर्वक बंद कर दिया। जो वनोपज की प्रोसेसिंग होती थी, आज मक्का प्लांट जाके देखिए बिकने की कगार पर है। 2-2 शुगर फैक्ट्री जो सहकारिता के माध्यम से हमने खड़ा किया था, उसको तक ये बेचने के लिए लाइन लगा के रखे हैं। एनएमडीसी का नगरनार प्लांट जो 20,000 करोड़ से ज्यादा का है, जो बस्तर के युवाओं का भविष्य है, उसको तक ये बेचने, दीपम की साइड देख लीजिए, विनिवेशीकरण का निजीकरण करने के लिए तैयार हैं। हमारी सरकार ने, जो पहले भाजपा की सरकार में अत्याचार हुए थे, जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में एक कमेटी बना के 1379 प्रकरण फर्जी पाए गए, जिसमें रिहाई हुई थी। अब एक बार फिर से वही दौर शुरू हो गया। अभी कह रहे हैं कि नहीं होता है। जब आदिवासी समाज और वहां के स्थानीय लोग आरोप लगाए दर्जनों मामलों में, जिस प्रकार से पहले आपको याद होगा सारकेगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दागलूर में न्यायिक कमेटी ने यह पाया कि वो फर्जी मुठभेड़ थे, दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों को मारा गया। अब एक बार फिर वही दौर शुरू हो गया। कोयली बेड़ा में, पीड़िया में 11 आदिवासी, जिसमें एक भी नक्सली नहीं था, जो 11 के 11 मारे गए सभी स्थानीय ग्रामीण थे। बीजापुर में, कांकेर में, एक तो ये तो नाबालिग बच्चों तक को ये मार के नक्सली बता दे रहे हैं। आपको याद होगा 11-12 दिसंबर को कुम्मम करके गांव है बूझमाड़ के अंदर, वहां 3 नाबालिग, जो रामली पोयाम थी, वो उसके सर में जो गोली लगी थी 1 महीने बाद निकाला गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फोकस केवल कारपोरेट के लाभ में है। हाँ। उसके लिए जंगल खाली करवाए जा रहे हैं, उसके लिए आदिवासियों को आपको याद होगा चुनाव के वक्त में तो भाजपा कह रही थी कि साहब हमारे नेताओं को टारगेट किलिंग कर रहे हैं नक्सली। चुनाव जीतने के बाद भी वो टारगेट किलिंग जारी रही, ये बात बीजेपी ने कही थी। आपको याद होगा टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए ने 4 आदिवासियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें 60 लाख रुपया वसूलना बताया गया। उसी मामले में उसी ठेकेदार से भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता, एक पूर्व मंत्री का भाई जो है पेखन गांगड़ा, एक भाजपा का जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू, 91 लाख रुपए बैंक खाते में आए। आज तक एनआईए उनको एक नोटिस तक जारी करना जरूरी नहीं समझे। और जिस प्रकार से आदिवासियों के हित में हमारी सरकार जो काम करती थी, जो उनको चरण पादुका के लिए कैश बेनिफिट की बात करते हमारी सरकार देती थी, अब ये फिर से 40 करोड़ रुपया साल का, मतलब 200 करोड़ रुपया का जो है ये गंभीर आरोप है कमीशन खोरी के लालच में ये। और सी मार्ट जो है वनोपजों की बिक्री के लिए हमारी सरकार ने खोला था, अब ये वहां पर प्रीमियम शराब दुकान खोल रहे हैं। तो ये आदिवासी हित है। इस पर जवाब ले लेते हैं उमेश जी, क्या कहेंगे ये जो बात है? क्योंकि अगर कांग्रेस इस पार्टी को कह रही है कि साहब, कांग्रेस इस बात को कह रही है कि साहब आदिवासियों को मारा गया, और बाकायदा कांग्रेस का जांच दल भी गया था एक घटना में, और वहां पर जाकर उन्होंने बाकायदा इंस्पेक्शन भी की, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के लोग गए, जांच किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, उसके बाद आज उसका जिक्र कर रहे हैं। यदि इनके तथ्यों में इतना दम है, और ये तमाम एजेंसियों के ऊपर हमेशा सवाल उठाते रहते हैं, दमदारी से न्यायालय जाकर के एनआईए को कटघरे में क्यों खड़ा नहीं करते हैं? केवल राजनीति करने के लिए आरोप लगाएंगे, केवल राजनीति करने के लिए आप भ्रमण में जाएंगे, केवल राजनीति करने के लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और भोले भाले आदिवासी भाइयों और बहनों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार की राजनीतिक रोटी सेकना
अब बंद करिए, क्योंकि आपका फोकस कहां पर रहा? आपका फोकस रहा कैसे तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रताड़ित किया जाए, कैसे उनको कम राशि दी जाए, कैसे चरण पादुका योजना को बंद किया जाए ताकि भोले भाले आदिवासी भाइयों के बहनों के पैर से चप्पल खिसक जाए, उनके पैरों में कांटा गड़े, खून निकले, लहूलुहान हो जाए। ये आपका फोकस था। आपका फोकस था कि कैसे उनका घर ना बने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ वहां तक ना पहुंचे। आपका 5 वर्षों तक फोकस था कि कैसे डीएमएफ में घोटाला किया जाए और आदिवासी भाइयों बहनों का हक मारा जाए। आपका वो फोकस था। आपका फोकस था कि किस प्रकार से आदिवासी और आदिवासी भाइयों का आपसी संघर्ष का जिक्र कर रहे थे आपके नेता, किस प्रकार से धर्मांतरण को लेकर के तमाम आपके अधिकारी पत्राचार करते रहे, संघर्ष की स्थिति को लेकर के चेताने का काम करते रहे, विधानसभा से लेकर के तमाम स्तर पर पत्र का जिक्र हुआ, आपके अधिकारी के पत्र का जिक्र हुआ। सियासत में, सरकार में बैठे हुए आपके नेता मौन रहे। आपसी संघर्ष जब आदिवासी भाई के बीच में हुई, जब मीडिया में खबर निकल के आई, तब आपकी चुप्पी टूटी, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आपका फोकस था। तो इस प्रकार का दोहरा व्यवहार, दोहरा चरित्र लगातार हमने देखा है। और जब आज योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उन सुदूर क्षेत्रों के अंदर में, जब नक्सल के कदम डगमगा रहे हैं, उनके पांव उखड़ रहे हैं, तब आप राजनीति करने फिर से यहां पर हाजिर हो गए। तो इस प्रकार की राजनीति नहीं चलेगी। अब उस बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में पहुंचेगा तो केवल विकास पहुंचेगा। आदिवासी भाई बहन अगर रायपुर राजधानी से लेकर के दिल्ली तक जाकर के अगर पढ़ाई करेंगे तो ये सुशासन वाली सरकार में संभव हुआ है। ये उन आदिवासी भाइयों बहनों को रोकने का प्रयास करने वाली सरकार को ये समझ में नहीं आएगा। आज आदिवासी भाई बहन उस सुदूर क्षेत्र निकल करके हर फील्ड के अंदर में जाकर के छत्तीसगढ़ का और उस बस्तर का और आदिवासी समुदाय का पूरा परचम एक जवाब ले लेते हैं उमेश जी, लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं को नहीं दिखेगा। ये केवल आज का विषय नहीं है। आज हम 2025 के अंदर में है। मैं कहता हूं छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, उससे पहले क्या स्थिति थी उस सुदूर क्षेत्र के अंदर में? तब तो कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, उस समय क्या स्थिति थी उस सुदूर क्षेत्र के अंदर में? भूख से मौत हो जाया करती थी, हैजा से मौत हो जाया करती थी, लूज मोशन से मौत हो जाया करती थी। तब भी कांग्रेस के नेता थे। किस मुंह से कांग्रेस के नेता आदिवासी भाइयों बहनों के हित की बात करते हैं? वो तब का छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अब ये अब का छत्तीसगढ़ है, जहां पर इस प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को आज भी अन्न योजना मुक्त का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है और शायद इसीलिए कांग्रेस के नेताओं के पेट में तकलीफ हो रही है। उस सुदूर क्षेत्र के अंदर भी जो सबसे बड़ा दर्द था, उस नक्सल के खात्मे की घोषणा हो गई है। तेजी से काम हो रहा है। आने वाले समय के अंदर में वहां भी विकास के और परचम लहराएंगे और वहां के युवाओं का भी विषय रख रहे थे। वहां के युवाओं को भी तमाम मोर्चों पर अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र की सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे बेहतर हो, कैसे शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो और सबसे महत्वपूर्ण कैसे सुरक्षा सुनिश्चित कर दी जाए, कैसे सुरक्षित वो आदिवासी भाई बहन महसूस करें। आप ये बात कर रहे हैं, आप नक्सलियों के बीच में और फोर्स के बीच में जो संघर्ष होता था उसकी बात कर रहे हैं। एंटी लैंड माइंस जो नक्सली फोर्स के लिए लगा करके रखते थे, उसमें ना जाने कितने जो ग्रामीण हमारे आदिवासी भाई बहन हैं उनके पैरों में तकलीफ हो जाया करती थी। कई लोगों के पैर उड़ गए हैं। ये दर्द है। उस दर्द को वहां से निकाल करके ऐसी स्थिति ना हो, इस दिशा में हमारी सरकार प्रयास कर रही है और हम ये करके रहेंगे कि कोई एंटी लैंड माइंस वहां ना बचे। जो हमारे आदिवासी भाई बहन जो चरवाहे हैं, जो तेंदुपत्ता के लिए जाते हैं, जो वहां पर खेतों के अंदर में जाते हैं, जो जंगल के अंदर में और अपनी जरूरत की चीजें लेने के लिए जाते हैं, पूरा आपने डिफाइन किया उमेश जी, कहीं पूरा डिफाइन किया। इसका डर ना हो, उस स्थिति में हम बस्तर को लाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ हो रही है। चलिए, बहुत पूरा विस्तृत आपने डिफाइन किया और इतना धारा प्रवाह था कि शायद मेरी आवाज भी आप तक नहीं पहुंची। लेकिन सीधी बात यह है कि सुरेन जी, ये आरोप प्रत्यारोप में सीधा सवाल उमेश जी ने यह भी किया कि वो जो पॉलिसीज है जिस तरह से चल रही है ट्राइबल्स इलाके में, सुदूर क्षेत्रों में आदिवासी भाई बहनों के लिए, कांग्रेस ये देख नहीं पा रही है। मूल बात
विवेक जी, भारतीय जनता पार्टी देख नहीं पा रही ऐसा नहीं है, ये देखना नहीं चाहते। मैंने पहले भी कहा इनका चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। पिछले 1.5 साल से जब से इनकी सरकार आई है, तेंदुपत्ता का संग्रहण 1/3 हो गया है। 1/3, 1/3, 30%, 35% से ज्यादा ये खरीद ही नहीं रहे हैं। कोदो, कुटकी, रागी का खरीदी बंद है, जो वनांचल में होता है, जो मोटा अनाज कहा जाता है, श्री अनाज जिसको कहते हैं, केवल इनके नारों में है। खरीदी आप पूछ लीजिएगा इनसे कि कितना किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केवल और केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, कारपोरेट की लूट, और उसके बीच में जो भी आएगा उनके खिलाफ जो है गोली की कार्रवाई या जेल भेजने की कार्रवाई। पिछले 17 महीने के दौरान सैकड़ों की संख्या में बस्तर के आदिवासी जो है जेल भेजेगा। 3-3 बार पूरा बस्तर बंद रहा, उसमें व्यवसायी भी, उसमें ट्रांसपोर्टर भी। वहां बस्तर के आदिवासियों ने जिस प्रकार से, ये अभी शिक्षा की बात कर रहे थे, बस्तर में जो विद्यामितान अतिथि शिक्षक थे, इस सरकार के आने के बाद 100 दिन में नियमित करने का वादा था, नौकरी से निकाल दिए गए, अनियमित भी नहीं रहे वो। जिस प्रकार से एक मेडिकल कॉलेज हुआ करता था बस्तर में, कांकेर और गीदम में हमारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज खोले। आज स्थिति यह है कि बस्तर में मलेरिया से होने वाली मौत और संक्रमण का दर 10 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल और केवल कारपोरेट के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। स्थानीय आदिवासियों के हित से इनको कोई सरोकार नहीं है। जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जितनी योजनाएं, 17 से ज्यादा योजनाएं थी भूपेश सरकार ने जो वनांचलों में शुरू की थी, आज सारी योजनाएं दुर्भावना पूर्वक ये बंद कर दिए हैं। जो प्रकृति पूजक हैं, जो पितृ देवता मानते हैं, घोटुल और देवगुड़ी जो है उनके आस्था का प्रतीक है। हमारी सरकार ने उसके संरक्षण और संवर्धन का काम किया। इस सरकार ने उसको भी दुर्भावना पूर्वक रोक दिए। नंदराज पहाड़ तो आदिवासियों के आस्था का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसी तरह फर्जी एनओसी लगा के उसको अडानी को दिया था, जो विधानसभा में प्रस्ताव है खारिज करने का। यही विषय की गंभीरता होती है और विद्वान प्रवक्ताओं के साथ यही होता है। विधानसभा का सर्वसम्मति का प्रस्ताव है, चर्चा जब शुरू होती है तो बस फिर बढ़ती चली जाती है। दिखाते तो आदिवासी ऐसी है, लेकिन इनके जो फोकस में है, लेकिन साहब समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। हम इसे कुछ चल रहे हैं। हम कोशिश यही करेंगे कि अगली बार इस विषय पर और तथ्यों के साथ और पूरी जानकारी के साथ आप सभी को फिर से आमंत्रित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करूंगा आप सभी महानुभाव का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साहब, सीधी जो आज के बहस का विषय था वो थे हमारे आदिवासी भाई बंधु, हमारे आदिवासी भाई बहन, जिनके लिए बहुत सारे दावे हो रहे हैं, जिनके लिए 1000 करोड़ का फंड भी जारी होता है और जिनके लिए सियासत भी हो रही है। लेकिन बहुत कॉमन और बहुत सीधी सी बात यह है कि आदिवासियों पर सियासत हो ये ठीक है, लेकिन उनके जनहितैषी योजनाओं के लिए, पॉलिसीज के लिए अच्छी और भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर सियासत हो तो कहीं ना कहीं वो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा रहेगी। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।